हेलो एवरीवन, आज 24 अक्टूबर 2025 है। और जो भी न्यूज इवेंट चर्चा में रहते हैं उन्हें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। हमारा पर्पस क्या रहता है? दो पर्पस है, सीधी सी बात है। एक तो करंट अफेयर आपका प्रिपेयर हो, लेकिन प्रैक्टिस के थ्रू हो। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो तो अब आपका एग्जाम जो वाला फील आएगा, एग्जाम में किस तरह करंट अफेयर बनेंगे वो आपको टच यहाँ पे मिले, ये हमारा पर्पस रहता है। और आज 24 अक्टूबर में जो भी न्यूज इवेंट्स कल चर्चा में रहे, 23 तारीख को द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस है, वेरियस यूपीएससी वेबसाइट्स हैं, उनमें से जो टॉप 10 न्यूज रहे उनको यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो दो एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखो, किस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, एक टॉपिक स्टैटिक टॉपिक को जोड़ा जाता है, उसके बाद आप फॉलो करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल में आपको 10 बजे एडिटोरियल मिलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा आपको 2 बजे 3 बजे के बाद ये आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाती है एमसीक्यूज़ की। तो ओवरऑल करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिलेगा। बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहला जो एमसीक्यू है किसके बारे में? सोअर के बारे में है, स्किल ऑफ एआई रेडीनेस। अब एआई रेडीनेस को लेके जो स्किलिंग हो रही है इसको लेके है, तो कुछ तो आपको बेसिक लगा होगा कि हाँ कहीं ना कहीं एआई को जोड़ने की बात हो रही है। क्या स्टेटमेंट है कि इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइज। जो MSDI है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। फोकस करते हैं ओनली स्टूडेंट परस्यूइंग हायर टेक्निकल एजुकेशन इन एआई रिलेटेड फील्ड्स। तो उन पर फोकस करता है स्टूडेंट्स पर जो हायर एजुकेशन में है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया है, ओनली आ गया मतलब केवल, ठीक ना, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ओनली, ठीक। तीसरा अगर आप देखो, इट इंक्लूड डेडिकेटेड एआई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर बोथ स्कूल स्टूडेंट एंड टीचर्स। तो ये स्कूल और जो छात्र होते हैं, शिक्षक छात्र दोनों को यहाँ पे एआई ट्रेन करने के लिए बात कर रहा है। अब अगर आप देखो, जब एमसीक्यू सॉल्व किया जाता है सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड अगर आपने यूज़ किया होगा तो सबसे पहले आप एक्सट्रीम वर्ड पकड़ते हो। जैसे ओनली को आपने देखा, तो ओनली के आधार पर अगर आप देखो, अगर ओनली को हटाते हैं तो ये ऑप्शन हटता है यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब कौन सा? बी और डी यहाँ पे हट जाता है, तो बचता कौन सा है? ए और 3 बचता है। मतलब यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि या तो ए करेक्ट आंसर होगा या तो कौन सा होगा, या तो सी होगा। अब अगर आप देखें सी जो स्टेटमेंट है ये भी जनरल स्टेटमेंट लग रहा है कि हाँ भाई हो सकता है ऐसा डिस्कशन इस तरह का किया जा सकता है या इस तरह की बात हो सकती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? 1 और 3 होगा। अब अगर आप जाने है क्या, तो एक जो ये प्रोग्राम शुरुआत की गई है इसका पर्पज है कक्षा 6ठी से लेकर जो भी छात्र 12वीं में पढ़ रहे हैं, छात्र हैं, और शिक्षकों को एआई से इनेबल करना। मतलब शिक्षकों को भी आना चाहिए जिससे वो छात्रों को भी वो चीज़ें पढ़ा सकें और उन चीज़ों के बारे में जागरूक कर सकें। लॉन्ग टर्म इसका पर्पज़ क्या है कि एआई ग्लोबली जिस तरह से एआई एक लीडरशिप का रोल निभा रहा है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उस तरह से भारत में भी जो स्टूडेंट्स आगे निकल के आए, ठीक है। तो इसमें कोर्स डिजाइन किया गया है जो अगर आप देखोगे छात्रों के लिए 15-15 घंटे के 3 मॉड्यूल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं है। अब ये सब क्यों हो रहा है कि अगर यूनियन बजट अगर आपने इस बार का पढ़ा होगा, यूनियन गवर्नमेंट का जो बजट है, सरकार बजट बनाती है साल भर का, जो उसे क्या क्या प्लान्स करने हैं, क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, क्या टारगेट होने चाहिए, उसको लेकर जो बजट बनाती है उसमें सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इसलिए किया था कि सरकार चाहती है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन बने। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो टेक्नोलॉजी है उसको भी जोर दिया गया है कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाए। अब उसमें एआई को भी जोड़ के एजुकेशन को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक। तो बजट जान लिया आपने, किसने किया, ये सब आपने जान लिया। कुछ चीज़ें और भी आपको जाननी जरूरी है, जैसे सोर इनिशिएटिव होगा। अब अगर मेंस में क्वेश्चन बनता है कि सरकार शिक्षा को लेकर कौन कौन से स्टेप उठा रही है, तो आपके पास कुछ एग्जांपल होने चाहिए। जैसे सबसे पहले एग्जांपल आपके पास डिजिटल इनिशिएटिव की श्रेणी में अगर आप देखोगे, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सरकार ने शुरुआत की। इसका पर्पज क्या था कि एजुकेशन के साथ डिजिटल तकनीकी को जोड़ना। इसमें 2 चीज़ें सरकार ने की। एक तो स्वयं पोर्टल के बारे में आपने सुना होगा, स्वयं पोर्टल को बनाया गया, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज वहाँ पे दिए गए जिससे यूजी पीजी के जो पाठ्यक्रम है कोर्सेज ऑनलाइन उपलब्ध हो। इसके बाद दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई। आपने दीक्षा पोर्टल के बारे में आपने सुना होगा। दीक्षा पोर्टल का पर्पज क्या था कि डिजिटल कंटेंट है छात्रों को मिल सके और स्टूडेंट्स को भी मिल सके। इसके अलावा ई पाठशाला की भी शुरुआत सरकार ने की। तो सरकार ने ये सारी इनिशिएटिव किया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत। इसके अलावा सरकार ने और क्या बनाया? सरकार ने रूसा बनाया। रूसा के बारे में आपने सुना होगा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसका पर्पस क्या था? स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। आप देखते होंगे स्कूल कॉलेज में डिजिटल जो बोर्ड लगे रहते हैं। तो ये रूसा जो इनिशिएटिव चल रहा है उसके थ्रू ये सारी चीज़ें शुरू की गई। फिर पीएम ई विद्या की शुरुआत की गई, जो अभी हाल में आपने देखा होगा कि जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्रीज में भी कई जगह इसकी सुविधा वहाँ पे दी गई है। तो कोविड-19 के दौरान जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक का जो सारा कोर्स सिलेबस है वो टीवी के थ्रू दिखाया जाए, है ना। तो ये सारा अगर आप इनिशिएटिव शुरू किए गए एजुकेशन के फील्ड में तकनीकों को जोड़ने के लिए, इस तरह से हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं हर एक टॉपिक का। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जा सकती वहाँ पे हम ज़्यादा चीज़ें नहीं देखेंगे। जैसे उल्लू के बारे में यहाँ पे, तो उल्लू के बारे में यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। कोई उल्लू चर्चा में रहा होगा, है ना, तो उस पर कोई एमसीक्यू बन सकता है। आयुषेन का क्या स्टेटस, इस पर बन सकता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे।
अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, इंडियन स्कूप्स ऑल ओटस के बारे में है। इट इज नॉन माइग्रेटरी। नॉन माइग्रेटरी मतलब क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास नहीं करता, कहीं का परमानेंट है, जैसे मेनली सदर्न रीजन ऑफ एशिया, तो एशिया के दक्षिणी क्षेत्रों में पाया जाता है, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट का मानना है। अब ये क्या इसका सही है गलत आपको बताना है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज क्लासीफाई आईयूसीएन रेड लिस्ट। आपको पता है कि आईयूसीएन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड में है। कहाँ पे हेडक्वार्टर, आईयूसीएन का ग्लैंड में है। वो क्या करता है, 9 कैटेगरी में जीव जंतुओं को रखता है, तो वो आईयूसीएन के रेड लिस्ट में वो रखता है इंडेंजर्ड में, मतलब सेकंड खतरनाक कैटेगरी है। पहली कैटेगरी इंडेंजर्ड है ना, दूसरी इंडेंजर्ड, उसमें रख रहा है, ठीक है, देखते हैं। तीसरा, इट रिसेंटली हैड द फर्स्ट रिकॉर्डर साइट नियर दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी इन कर्नाटका। तो ये सेंचुरी कहाँ पे है, कर्नाटका में, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इसे देखा गया है। अब इसका स्टेटमेंट क्या सही है क्या गलत है आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे अब अगर आपने यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखे होंगे तो एग्जामिनर क्या गलत करवाने का चांस रखता है ज़्यादा, ये कि आयुष्मान की स्टेटस क्या है, इन सब में ज़्यादा चांस रहता है कि गलत हो सकता है। अब इसमें क्या सही आंसर होगा अगर आप देखें तो, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर जो इसकी कैटेगरी है वो चिंताजनक है ना, मतलब लीस्ट कंसर्न इसकी कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है इसकी, लीस्ट कंसर्न इसकी कैटेगरी है, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अगर आप एलिमिनेट करते हैं, सॉरी दूसरा एलिमिनेट करते हो, ये हट गया, ये हट गया, पहला और तीसरा इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ बात करते हैं। अब कुछ इसके बारे में ज़्यादा चीज़ जानकारी जानने के लिए था नहीं, तो यहाँ पे हमने और कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अभी रिसेंट में क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो सबरीमाला में उन्होंने दौरा किया। सबरीमाला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, बहुत बार वुमेन इक्वलिटी को लेकर, आर्टिकल 14, 50 को लेकर कई बार डिस्प्यूट में रहा, तो यहाँ पे पहली ऐसी महिला राष्ट्रपति बनी जिन्होंने वहाँ पे जाके पूजा की। तो सबरीमाला को लेकर स्टेटमेंट है, सबरीमाला के बारे में आपको बताना, इट इज सिचुएटेड इन हिल टॉप विद इन द पेरियार टाइगर रिजर्व केरला। तो ये जो एमसीक्यू है ना, ये आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। अगर आपको सही स्टेटमेंट मिल रहा है, अगर आपका सही हो गया ना, तो इसका मतलब नहीं आपको याद होगा, हो सकता है एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया हो आपने, लेकिन स्टेटमेंट आपको पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, एग्जाम के दिन आपको काम आएगा, और फिर आप थैंक यू लिखो कमेंट में तब। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि पहाड़ी की चोटी में पेरियार टाइगर रिजर्व में। दूसरा, इट इज़ ओपन थ्रू आउट द ईयर, यह पूरे साल भर खुला रहता है, यहाँ पे ये बताना है आपको। तीसरा, प्रेसिडेंट मुर्मू बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ हेड ऑफ स्टेट। तो मैंने आपको बताया कि ये बात कि पहली कोई राष्ट्रपति बनी है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब दूसरे स्टेटमेंट में थोड़ा सा डाउट है, दूसरे स्टेटमेंट डाउट है कि ये वर्ष भर खुला रहता है नहीं खुला रहता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। अगर आप दूसरे स्टेटमेंट देखो ना, तो दूसरे स्टेटमेंट गलत है, ये वर्ष भर नहीं खुला रहता है ना। इसका खुलने का एक टाइम होता है मंडलम से मकर विलक्कू तक, मंडलम से मकर विलक्कू तक, मंडलम से मकर विलक्कू तक ही खुला रहता है। एक इवेंट है अगर आप देखो एक तरह का, तो तब तक ही खुला रहता है, ठीक। अब कुछ खासियत यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे जो आपको श्रेणी मिलेगी, तो द्रविडियन आर्ट एंड जो आर्किटेक्ट है उसकी श्रेणी मिलेगी। महिलाओं को प्रवेश को लेकर यहाँ पे विवाद था कि जो भी महिलाएं 10 से 50 वर्ष की थी यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकती थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया था 2018 में, तब भी ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट करो आप, यहाँ पे दूसरा एलिमिनेट करेंगे आपका 1, 3 and 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अगले एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में है, एंग्रेस लोपेजी के बारे में। क्या है ये, क्या मामला है, नेशनल ब्यूरो ऑफ जो एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्स है, मतलब एक संस्था है जिसको कहा जाता है NBAIR। ये साउथ इंडिया का जो टेपिको फील्ड है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो भी जैसे मान के चलिए कोई समस्या है कोई फसल को लेके, तो ये सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे एक एमसीक्यू ये बना है कि जो एनार्गो जो लोपेजी ये है क्या। इट इज़ पैरासाइट वास्प, मतलब कि अगर आप देखिए दत्तातैया जिसे बोलते हैं, इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में कंट्रोल कसावा मेलीबग। तो एक परजीवी है ततैया जिसे भारत में कसावा मेलीबग को नियंत्रित करने के लिए लाया गया है, ठीक है ना। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक। दूसरा, द स्पीसीज वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम वेनिन वेस्ट अफ्रीका, इसे वेनिन वेस्ट अफ्रीका से इसे इम्पोर्ट किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि यह लाभदायक कीटों और आसपास की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो आसपास के जो कीट जो उनको क्या कर रहा है, ये नुकसान पहुंचा रहा है। अब तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको यहाँ पे बताना है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये जो आसपास के जो कीड़ जो आसपास की फसल होती हैं उसको ये नुकसान नहीं पहुँचाता है। इसे बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका पर्पज़ क्या है कि जो कसावा मिली में जो कीट होते हैं उनको बायोटिक रूप से कंट्रोल किया जा सके, जिससे फसल को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए, ये यहाँ पे पर्पज़ है, ठीक है। अब अगर आप बात करो टैपियोक कसावा है होता क्या है, इसके जो उत्पादन वाले क्षेत्र नहीं आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु एरिया में आपको बहुत ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा, केरला रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और तीसरा पुदुचेरी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
पुदुचेरी में आपको देखने को मिलेगा। तो 3 रीजन में आपको बेसिकली जो कसावा है उसका उत्पादन देखने को मिलेगा। और ये इसके लिए बेहतरीन कंडीशन क्या होनी चाहिए, 1000 मीटर के आसपास एरिया होना चाहिए जहाँ पे इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय का ट्रॉपिकल एरिया होना चाहिए, गर्मनाम या 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा होनी चाहिए। तो इस तरह के अगर देखिए चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो कसावा को यहाँ पर बचाने के लिए अगर आप देखो पैरासाइट को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको बोला जा रहा है एंगिरस लोपेजी। ठीक है, तो देखते हैं कभी आ सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट था, तीसरा इनकरेक्ट था, तीसरा हटा दो। यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 किसके बारे में है, विद द रेफरेंस ऑफ सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव। तो एशिया में जो मैमल इनिशिएटिव को लेकर यहाँ पे स्टेटमेंट है। यहाँ पे अगर बात ये हो रही है कि जो पूरा सेंट्रल एशिया है यहाँ पर 17 टाइप के मेमल्स पाए जाते हैं। मतलब मेमल्स तो बहुत टाइप के पाए जाते हैं, लेकिन 17 को यहाँ पे कंजर्व करने के लिए एक इनिशिएटिव की शुरुआत की जा रही है। अभी जो CAMI है ना, जिसको बोला जाता है क्या, सेंट्रल एशियन मेमल्स इनिशिएटिव, ये शुरुआत किया गया था 2014 में। ठीक है, तो 2014 में जो CMS की बैठक हुई थी, जो वर्ल्ड को लेके यहाँ प्रोटेक्शन काम करती है, उसकी बैठक थी COP11 जिसे कहा जाता था। उसमें ऐसा माना गया कि हम क्या करते हैं, एशिया में 17 टाइप के जो स्तनधारी हैं, चाहे आप एशियाटिक चीता की बात करें या जो जंगली गधे होती हैं एशियाटिक उनकी बात करें, या गोबी बियर की बात करें, है ना, मंगोलियन गेजेल की बात करें, वाइल्ड याक की बात करें, स्नो लेपर्ड की बात करें, तो इस टाइप के 17 टाइप के मेमल्स को सुरक्षित रखना है, ये पर्पज यहाँ पे था। अब इनका एक प्रोग्राम भी चला था, इसको बोलो प्रोग्राम ऑफ वर्क चला था 2021 से लेकर 2026 तक। तो ये सारा इन्होंने काम किया था। अब इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट संस्था इन्वॉल्व थी, उसको बोला जाता है CMS अर्थात कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज को लेकर काम करते हैं जो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ठीक, आपको पता होगा कि पूरे पृथ्वी में यहाँ पे नॉर्थ एरिया में ज़्यादा ठंड रहती है, रसिया वाले एरिया, तो बहुत सारे पक्षी माइग्रेट करके इंडिया आते हैं, या एशियन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, इस तरह के बहुत सारे फ्लाईवे बने हुए हैं। तो यहाँ पे इनको लेके CMS नामक एक संस्था जिसको 1979 में स्टैब्लिश किया गया था, वो ये काम यहाँ पे करती है, उसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखी गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और उसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी बैठक होती है, उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है। तो इसकी जब बैठक हुई थी कब, अगर आप देखें 17 में आई था, हाँ 2014 में, तब इसका डिसीजन लिया गया था। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट वाज लॉन्च अंडर द कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ये बात एकदम करेक्ट है। दूसरा, इट एम टू कंजर्व 17 माइग्रेटरी स्पीसीज 14 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये भी करेक्ट है। द इनिशिएटिव करंट प्रोग्राम वर्क 2021 से 26 एडॉप्टेड एट COP13 में इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक, अब तो इसका मतलब क्या, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है ना, सही चीज़ का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माउंट एटना। माउंट एटना को लेकर न्यूज़ थी। माउंट एटना को लेकर क्यों न्यूज़ थी, क्योंकि अगर आप देखोगे रिसेंट में भूकंप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आपने अर्थ देख रखी है, अर्थ का मैप अगर देख रखा है, अफ्रीका का मैप देख रखा है, तो ये आप अफ्रीका का मैप अगर सपोज करो देख रखा है, तो यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे एक मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आपको एक रीजन देखने को मिलता है, यूरोपियन रीजन देखने को मिलता है। ठीक है ना, यूरोपियन, और फिर इधर एशियन रीजन है। अब यहाँ पे अगर देखो ये प्लेट है, एक अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरोपियन प्लेट है, तो आपस में प्लेट एक दूसरे पर टकराती हैं, तो इस वजह से इस रीजन में भूकंप के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको भूकंप है, ज्वालामुखी की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, खासतौर पर इटली वाले रीजन में। तो ये एटना भी वहीं पर है, उसको लेकर MCQ है। इट इज़ एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो लोकेटेड सिसिली आइलैंड। तो इटली के एक सिसिली आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जहाँ पे वहीं पे आसपास में नेपोलियन बोनापार्ट का एक आइलैंड हुआ करता था, जहाँ से वो जन्म हुआ था, जहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे अगर आप देखें एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। दूसरा रिसेंट स्टडीज लिंक द रेशियो ऑफ स्मॉल लार्ज अर्थक्वेक बीनेथ द वोल्केनो मैग्मा मूवमेंट प्रेडिक्शन। तो अध्ययन में ज्वालामुखी के नीचे छोटे और बड़े भूकंप के अनुपात को मैग्मा की गति की भविष्यवाणी से जोड़ा गया है। अभी रिसेंट में क्या हुआ कि उसमें पाया कि जो इनके बीच में छोटे और बड़े भूकंप का जो अनुपात है, रेशियो है, समय समय पर बदलाव क्यों होता है, क्यों कभी कभी छोटे भूकंप आते हैं, क्यों बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो पाया गया कि 20 साल की जो ज्वालामुखी वोल्केनिक इरप्शन है वो आपस में लिंक्ड है। ये चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिली है। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, इट इज लोकेटेड अलोंग द डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट बाउंड्री बिटवीन अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट। अफ्रीकन यूरेशियन जो प्लेट है उसको डाइवर्जेंट करती है, मतलब डाइवर्ज मतलब दूर जाने वाली प्लेट है। मतलब देखो दो टाइप की प्लेट होती है, एक प्लेट जब प्लेट दो एक दूसरे के सामने आती है तो उसे कंजर्व करना या कन्वर्जन प्लेट कहा जाता है। जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, मतलब इस तरह की प्लेट रहती हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट कहा जाता है। तो ये डाइवर्जेंट प्लेट मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, अफ्रीकन यूरेशियन की तरफ मूव करती है, टिल्ट करती है, जिस वजह से यहाँ पे कन्वर्ज प्लेट है, ना कि डाइवर्ज प्लेट है। जो डाइवर्ज प्लेट नहीं है, इस वजह से अगर आप देखोगे ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तीसरे स्टेटमेंट इनकरेक्ट कर दो, सीधी सी बात है, सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 1 और 2 ओनली, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले एमसी की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेकोमा के बारे में देखते हैं क्या है। ट्रेकोमा लेटेस्ट न्यूज में था, क्योंकि फिजी हाल में अगर देखो तो 26 कंट्रीज बना है जिसने ट्रेकोमा को
पब्लिकली स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया कि हेल्थ से रिलेटेड जो इशू था उसको यहाँ पे फिजी ने हाल में समाप्त कर दिया। तो वन लाइनर क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कौन सा देश है जो ट्रैकोमा मुक्त हुआ है अभी, तो फिजी है, ठीक है ना। अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो स्टेटमेंट आपके लिए हो गया। फिर अगर आप देखो ये किस तरह का इन्फेक्शन होता है ट्रैकोमा, तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ना वायरस है ना पैरासाइट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के कारण होता है और जिसमें आँख प्रभावित होती है हमारी, ठीक है ना। तो पलक है, गले में, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती है, गंदा पर्यावरण, ये सब में कारण। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, तो अगर आंखें जल नहीं हैं या पलक में स्वेलिंग हो गई है, ठीक है, नाक में लगातार समस्या आ रही है, तो ये सारे इश्यूज होते हैं। तो WHO ने क्या किया, अब इसका इलाज नहीं मिला तो WHO ने इसे क्या कर दिया, NTD डिक्लेयर कर दिया, मतलब निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, ऐसा डिसीज जो बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन उसका कोई दवा वगैरह देखने को नहीं मिले। मतलब क्या निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज होता क्या, ये भी आपके लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में जैसे मान के बहुत सारे हैं दुनिया भर में। अगर आप देखो 150 मिलियन से ज़्यादा लोग निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज से प्रभावित होते हैं। अब इनको लेकर WTO की स्ट्रैटेजी भी है, तो सेफ स्ट्रैटेजी के बारे में अगर आपने सुना होगा, ठीक है ना, सेफ स्ट्रैटेजी जिसको WTO ने शुरू किया था, तो वो WHO ने शुरू किया था, वो इसी टाइप के डिसीज के लिए है, जिसमें सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीननेस, इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट, ये सब काम किया जाता है। तो उस कैटेगरी में से रखा गया था। अभी रिसेंट में अगर आप देखो ये कहता है कि स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद आइस एंड नसल्स डिस्चार्ज ऑफ इन्फेक्शन फॉर इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये डायरेक्ट जो इन्फेक्टेड पर्सन से संपर्क में आने से फैल जाता है, ठीक है। पहले ये वायरल इन्फेक्शन, तो वायरल नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मैंने आपको बताया, पहला हटा दो, ये हट गया। अब 2 3 बचा, 3 तो एकदम करेक्ट ही है ना, तो दूसरा भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे इसका करेक्ट माना जाएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किसके बारे में है, यहाँ पे स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में क्या है मामला, अगर आप देखिए आके, तो स्टॉर्म शैडो मिसाइल क्या है, तो यूक्रेन ने हाल में जो रशिया के ब्रांस्क का एक रीजन है वहाँ पे केमिकल संयंत्र पर हमला किया है, ठीक है ना। अब इसका इस्तेमाल अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टॉर्म शैडो मिसाइल चर्चा में आ गई, क्योंकि यूके मेड है, एक तो ये बात होगी कहाँ की मेड है, यूके मेड है, ठीक। और ये लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, कहाँ की है, कभी पूछा जाए कि भारत ने बनाई या फ्रांस ने बनी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो यूके और फ्रांस है, इन दोनों ने मिलकर एक मिसाइल का विकास किया था, उसको बोला जाता है क्या, स्टॉर्म शैडो मिसाइल। ये यूक्रेन ने भी यूज़ किया, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर यूज़ किया है। कौन सी मिसाइल है, लॉन्ग रेंज है, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, ठीक है, 550 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है, ठीक। आगे देखें, इट इज लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जॉइंटली डेवलप बाय यूके एंड फ्रांस, तो यूके फ्रांस के द्वारा इसे डेवलप किया गया था, सही बात है। फ्रांस स्केल्प नाम से इसे जाना जाता है, तो फ्रांस में से स्केल्प नाम से जाना जाता है। इट कैन डिप्लॉय ओनली बाय द राफेल एयरक्राफ्ट, इसे सिर्फ राफेल एयरक्राफ्ट से ही डिप्लॉय किया जा सकता है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, आपको लगा ही होगा कि ऐसा क्यों है भाई कि राफेल से ही किसी से भी इसे डिप्लॉय किया जा सकता है, तो तीसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा मैं इसमें बताऊँ उसकी कितनी स्पीड है, क्योंकि भारत की मिसाइल होती, पाकिस्तान की होती, चाइना की होती, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। रसिया और यूक्रेन के बीच में अगर नाम भी आपको पता है इस मिसाइल का, वो भी काफ़ी है, ठीक है। तो इतना डिटेल में UPSC नहीं जाएगा। सही आंसर इसका आपको क्या हो जाएगा, तीसरा हटा दो आप, 1 और 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखेंगे निंगोल चकोबा फेस्टिवल के बारे में। तो निंगोल चकोबा जो फेस्टिवल है वो एक तो कहाँ पे, मणिपुर में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। जो मैतेई कम्युनिटी है वो इस फेस्टिवल को मनाती है। अभी जो मैतेई कम्युनिटी है, अगर आपने सुना होगा तो मणिपुर में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, है ना, मैतेई कम्युनिटी को लेकर। तो यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे 19वीं शताब्दी में, उन राजा का नाम था चंद्र कीर्ति सिंह। चंद्र कीर्ति सिंह के टाइम पे ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहे हैं, स्टेटमेंट कहना चाह रहे हैं कि यह मुख्यतः मणिपुर के मैतेई कम्युनिटी है, एकदम बात करेक्ट है। अब इन तीनों में कोई होगा। दूसरा, द फेस्टिवल इन्वॉल्व मैरिड डॉटर्स बीइंग इनवाइटेड टू देयर मैटरनल होम्स फॉर फीस्ट, यहाँ पे मैरिड डॉटर्स को इनवाइट किया जाता है भोज के लिए, ये भी बात करेक्ट है। इट इज़ ओरिजिनेटेड 19th सेंचुरी किंग चंद्रकीर्ति, तो चंद्रकीर्ति के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग काली रिजर्व के बारे में। यहाँ पे काली रिजर्व को लेकर यहाँ पे न्यूज़ में है, देख लेते हैं क्या है, ठीक है। और तो कुछ इसमें था नहीं, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो दांडेली जो उत्तरी जो कन्नड़ रीजन है कर्नाटका में, वहाँ पे अगर आप देखो तो स्ट्राइपेड हेना को भी देखा गया है, ठीक है। तो इस वजह से जो काली टाइगर रिजर्व वो यहाँ पे चर्चा में आएगा। काली टाइगर रिजर्व एक तो कर्नाटक में, ये आपको पता होना चाहिए, लगभग 833 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई, और ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। कभी ऐसा स्टेटमेंट बने ईस्टर्न घाट का है, कहाँ का है, मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो दो यहाँ पे मिलते हैं, तो दांडेली अंशी मिलता है, दूसरा दांडेली अंशी इसको बोला जाता है। दांडेली प्लस अंशी जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलते हैं तो दांडेली अंशी नेशनल पार्क इसे बोला जाता है, ठीक। वेस्टर्न घाट्स में है, यहाँ पे एक रिवर बहती है जिसको काली रिवर कहा जाता है। कौन सी रिवर, काली रिवर। अब काली रिवर कहा जाता है तो क्या कुछ खास है उसके बारे में, काली रिवर निकलती कहाँ से थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। काली रिवर नॉर्थ कर्नाटक में तो बहती है, ये तो आपको पता होगा, अब स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया।
अगर आप देखें तो इसमें जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी चलती है, सूपा डैम है, कादरा डैम, इस तरह की जल विद्युत परियोजनाएं भी इसमें चलती हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई। काली टाइगर रिजर्व के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। अब ज़्यादा तो डिटेल हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन उत्तर कन्नड़, तो ये बात करेक्ट है, उत्तर कन्नड़ में है। दांडेलियंसी से मिलाकर बनाया गया है राष्ट्रीय उद्यान, इसको कहा जाता है। जब दांडेलियंसी से मिल जाए तो राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है। दूसरा सही है। पश्चिमी घाट का हिस्सा केवल उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों को आश्रय देता है। सिर्फ क्या यहाँ पे कांटेदार वन आते हैं, ये बात यहाँ पे थोड़ा सा हजम नहीं हो रही है। तीसरे स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो आप। हर टाइप के वन यहाँ पे देखेंगे, जाहिर सी बात है। कांटेदार वन क्यों देखे जाएंगे, वेस्टर्न घाट में बहुत सारी बारिश होती है। ठीक है, तो तीसरे स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। इसमें आई थिंक ए भी नहीं लिखा है, इसे आप डिटेल पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा ए सही है बी सही है। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं।